कुछ लोग राजवीर किस सेक्शन में है? राजवीर सिंह, किसी को मालूम है किस सेक्शन में है राजवीर? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। राजवीर सिंह किस सेक्शन में, किसी को मालूम है? चारों सेक्शन में से किसी में कोई बच्चा है जिसको मालूम है? एडमिट करने के लिए रिक्वेस्ट आया हुआ है, जब तक कंफर्म नहीं होगा एडमिट नहीं करेंगे, क्योंकि क्लास सेक्शन नहीं डाला है अपना वो। काजल पेंजी, लाइट है नहीं तुम्हारा, भूतनी बनी हुई है, फेस पे लाइट होना चाहिए ना। हाँ लाइट क्या? हाँ, पिछले सप्ताह में हम लोग, अरे देखो कुछ लोग, प्रशांत सिंह टेनेज, राजवीर का नहीं, किसी को पता? चलो छोड़ो, नहीं है पता तो उसको एडमिट नहीं किया जाएगा। अदिति टेनेज, वीडियो ऑन करो। ऋषुराज आया जी? हाँ वेरी गुड, अब ठीक लग रहा है। सोनी टेन जी, प्रशांत सिंह अभी ज्वाइन किया है, वीडियो ऑन करो। प्रशांत सिंह टेनेज, प्रशांत सुनाई दे रहा है ना? प्रशांत, हाँ वीडियो ऑन करो। सर अभी आप लोगों को कुछ मैसेज आया होगा जिसमें बहुत सारे टीचर लोग, हम भी भेजे थे, पोर्शन 30% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें क्या रिड्यूस हुआ है और क्या नहीं हुआ, क्या अभी पढ़ना है। तो पहले हम लोग आज उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे 2 मिनट, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कितने चैप्टर्स पढ़ने थे हम लोगों को केमिस्ट्री में? 5। वेरी गुड। हाँ, 5 में से 3 चैप्टर्स आपको फर्स्ट टर्म में, और 2 चैप्टर जो हैं वो सेकेंड टर्म में पढ़ना है। तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स आपके हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, दूसरा है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, और तीसरा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सेकेंड टर्म में पढ़ने वाले चैप्टर हैं कार्बोनेट कंपाउंड और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आप लोग को जान के खुशी होगी या दुख भी हो सकता है, फर्स्ट चैप्टर में से कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है। सेकेंड चैप्टर यानी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें से भी कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है। थर्ड चैप्टर जो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें से कुछ पोर्शंस डिडक्ट हुए हैं, वो भी हम बताएंगे, उसका पीडीएफ शेयर करते हैं। कार्बोनेट कंपाउंड जो है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 का, उसमें से लगभग 70% जो टॉपिक्स हैं उनको एलिमिनेट कर दिया गया, डिडक्ट कर दिया गया। जितना बढ़िया बढ़िया टॉपिक था सब तो हटा दिया। हाँ, वो उस चैप्टर को पूरी तरह से मतलब समझो कि बेकार ही कर दिया गया। उससे अधिक तो पहले हम लोग 8 क्लास में पढ़ाते थे, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से भी कुछ डिडक्ट नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या आपका डिलीट हुआ है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये आप लोग के स्क्रीन पे अभी आ गया होगा, डिलीटेड पोर्शन थ्योरी क्लास 10। मेटल एंड नॉन मेटल्स में आप देखो, बेसिक मेटलर्जिक प्रोसेसेस, ये हट गया तो कोई बुरा नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा रट्टा मारने वाला प्रोसेस था ज़्यादा,
कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, रिडक्शन 8 क्लास में जो पढ़े थे, मेटलर्जी याद होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लेसन 8 क्लास में भी पढ़ना था। तो उसमें एक टॉपिक पढ़ना था मेटलर्जी, द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस बाय व्हिच एन मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स corresponding ore इज कॉल्ड मेटलर्जी। उसमें मेनली 3 प्रोसेस होते थे, रिडक्शन ऑफ ओर, और उसके बाद पहले कंसेंट्रेशन ऑफ ओर, उसके बाद रिडक्शन ऑफ ओर, और तब रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो उसको हटा दिया गया है। कोरोजन जो ऑलरेडी आप लेसन 1 में पढ़ चुके हैं, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, उसको हटा दिया गया। तो ये भी अच्छा ही हुआ कि 2 बार एक ही चीज को क्यों हम लोग ढोएं। और उसके बाद जो आपका मेन केमिस्ट्री में जो डिडक्शन हुआ है वो है कार्बन इट्स कंपाउंड। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है, फंक्शनल ग्रुप्स है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में जो डिफरेंस है, ये सब है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो पूरा रिएक्शन था वो सब हटा दिया गया। 2 कंपाउंड्स पढ़ने होते थे, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, सोप डिटर्जेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था, तो ये सारे हटा दिए गए हैं। यानी कि उस चैप्टर में अब खाली शोकेस रह गया है कि कार्बन क्या है, उसकी वैलेंसी 4 क्यों होती है, कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, यही सब खाली थोड़ा बहुत पढ़ने को रह गया। बाकी सारा चीज उसमें से मेन हटा दिया गया। तो एनीवे जो भी हुआ कुछ तो राहत मिला ही, लेकिन फर्स्ट टर्म में मान के चलो कि ज्यादा राहत नहीं मिला हम लोग को। मेटल से नॉन मेटल तक क्या है सर? हाँ क्या है? शिवम बोल रहे हैं? यस सर। ये लिखा हुआ है, आप ऊपर पढ़ो क्या है, डिलीटेड पोर्शन थ्योरी। डिलीटेड पोर्शन है क्या? हाँ, जो पोर्शन को ये सब नहीं पढ़ना है ना? ये सब नहीं पढ़ना है। तो ये भेजा हुआ है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, अपने बुक में अंडरलाइन कर लेंगे कि ये चीज नहीं पढ़ना है। हालांकि हम जब पढ़ाएंगे चैप्टर तो कोशिश करेंगे कि इन सारे टॉपिक्स को पढ़ाएं, भले एग्जाम में आए चाहे ना आए, लेकिन वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फायदा करेगा। तो इसलिए आपका जो ऑनलाइन क्लास चलेगा या इवन जो हम PDF भी भेजेंगे उसमें ये सारा कुछ रहेगा, भले वो एग्जाम में आए या ना आए। आपको तो मतलब है कि एग्जाम में नहीं आना चाहिए, तो वो नहीं आएगा, मान के चलो। ठीक है? और किसी को कोई कंफ्यूजन, इसमें कोई क्वेरी? नहीं। बाकी सिलेबस तो सबको पता ही है। तो हम लोग अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 10th A के बच्चों के लिए कुछ बोलना चाहते हैं? अभी शेयरिंग को थोड़ा सा रोकते हैं इसको हम। टेंथ है के बच्चों का एक जेन्युइन ग्रीवांस। अर्पित कुमार कौन है जी, किस सेक्शन का है? सर 10th है। टेंथ ए ना? यस सर। हाँ, तो हम तो अभी अलाउ कर दे रहे हैं, उसको समझाओ लोग, यहाँ से हम भी बोल दे रहे हैं कि सेक्शन डाल क्या है करें, तो बिना सेक्शन डाले हम अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। तो उन जैसे 10th का भी बोल रहे थे कि उन लोग का अपना ये था कि फर्स्ट चैप्टर का जो है ऑनलाइन क्लास नहीं हुआ है। मोहन सर क्लास लिए हैं, हम देखे हैं उनका क्लास, क्योंकि 10th ग्रुप में हम भी जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छे से ऑडियो भेज करके एक्टिविटी सब क्लास लिए हैं। तो वो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हम जो 10th ये लेसन 1 का जो भी हम लोग क्लास लिए हैं ऑनलाइन क्लास, क्योंकि अभी हम लोग दोबारा रिपीट कर रहे हैं। हम भी पहले PDF भेजा करते थे, क्वेश्चन आंसर भेजा करते थे, होमवर्क ये सब PDF के फॉर्म में भेजा करते थे या PPT के फॉर्म में। फिर बाद में समर वेकेशन के बाद हुआ कि नहीं, लाइव क्लास लेना है। उस सारे का रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब चैनल पे सारा अवेलेबल है। अगर आपको ढूंढने में परेशानी हो रही होगी, डेट वाइज है, तो हम आपको उस पर्टिकुलर उस पर डेज का जो लिंक है वो आपके 10th ग्रुप पे आज डाल देंगे। ये वो 7 दिन का लगभग है फर्स्ट चैप्टर का। आप उस रिकॉर्डिंग को देखो शुरू से लास्ट तक, पूरा चैप्टर है उसमें। और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप उसको नोट करो कि हमको इस टॉपिक में प्रॉब्लम है। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देख लिए और भूल गए, नहीं, डायरी पेन लेके बैठो, किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है
उसको नोट करो और उसके बाद हमसे रात में 8 बजे से पहले कभी भी कांटेक्ट करो, ग्रुप पे कांटेक्ट करो, पर्सनल नंबर ग्रुप में जो है उस पे कांटेक्ट करो, फोन कर सकते हो और जो भी प्रॉब्लम है वो दूर कर दिया। जरूरत पड़ेगी तो एक दिन लाइव क्लास भी ले लेंगे, जो सारे टॉपिक्स कॉमन होंगे, जब बहुत सारे बच्चों का जो कॉमन टॉपिक्स होगा जिसमें प्रॉब्लम होगा बहुत सारे बच्चों का, उसको क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये हम लोग कर लेंगे इसी सप्ताह में, संडे तक में या मंडे तक में इसको करके खत्म कर लिया जाएगा। तो चैप्टर 1 का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। हम लोग के पास टाइम है कम और पढ़ना है ज्यादा, क्योंकि ये चैप्टर भी लंबा है और इसके बाद का जो चैप्टर आएगा वो भी लंबा है। हालांकि उसमें से कुछ चीजों को हटा दिया गया है, लेकिन जितना पढ़ना है वो भी कम नहीं है, वो भी ज्यादा ही है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा समय को ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी करेंगे। अभी हम लोग आते हैं, पिछले सप्ताह में हम लोग कहाँ पे खत्म किए थे और उसके आगे से हम लोग को स्टार्ट करना है। पिछले सप्ताह में हम लोग 4 कंसेप्ट पढ़े थे, याद है? 4 कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। कौन कौन से कंसेप्ट पढ़े थे? अभी ये स्क्रीन पे आने में टाइम लग रहा है, थोड़ा लैपटॉप भी मेरा पुराना हो गया है। मॉडर्न और एलियस कांसेप्ट है। बेटा पैसा तो स्कूल दे नहीं रहा है, 1.5 महीने देर से सैलरी मिल रही, वो भी 60%। 60% सर। छोड़ो, तुम लोग के साथ चर्चा का मुद्दा नहीं है। 40% काट ले रहा है लगता है। तो बाद में देगा। अब पता नहीं देगा कि नहीं देगा, अभी तो फिलहाल नहीं मिल रहा है हाथ में, तो अभी तो स्थिति बुरी ही है। अभी शेयरिंग नहीं हो रहा है ठीक से, हम फिर से करने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक तुम लोग से जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर बताओ हमको। कौन कौन से 4 कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे पिछले सप्ताह में? एंशिएंट कांसेप्ट था। एंशिएंट कंसेप्ट, इसमें क्या होता है? टावर टेस्ट। क्या होता है? टावर इन टेस्ट। corrosive in nature called acid। हाँ चलो ये हो गया। एसिड्स का कांसेप्ट। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट क्या था? मॉडर्न और आर्हेनियस कांसेप्ट। मॉडर्न और आर्हेनियस कंसेप्ट। इसमें क्या है, मतलब एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस में बोलना है कि क्या क्या उसका ये है। H+ आयन में मतलब वाटर डिजॉल्व होता है। वाटर में डिजोल्व होने पे जो H+ आयन देगा वो क्या कहलाएगा? एसिड की बेस? एसिड। एसिड कहलाएगा, वेरी गुड। और जो OH- देगा वो बेस कहलाएगा। तीसरा कंसेप्ट क्या है? कोई दूसरा बताओ, शिवम के अलावा कोई और दूसरा बच्चा बताओ। सर तीसरा एक बार समझा दीजिएगा। तो समझा देंगे, पहले अभी बोलने दो। ठीक है। एनीबडी एल्स? सारे मुख्य दर्शक बन के बैठे रहेंगे तो ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। प्रथमेश बताओ। हम बाई नेम अब पूछेंगे, नहीं तो फिर समझ लेना। हम तो थे ही नहीं, अब टॉपिक बताइए सर, जितना आता है उतना बता देंगे। तीसरा कंसेप्ट था जो एसिड बेस का 4 कंसेप्ट बताए थे, तो 2 तो हो गया, शिवम बताया, एक मॉडर्न और एक एंशिएंट। तीसरा बताए थे, कौन बताएगा? अर्पिता बताओ। थी पिछले वीक में क्लास में अर्पिता जैन, टेनेट। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आवाज ही नहीं आ रहा है। तीसरा कंसेप्ट, हाँ अब आ गई ना, तो बताओ क्या था तीसरा कंसेप्ट? टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन H+ आयन, जिसका होगा वो एसिड। जो प्रोटॉन डोनर होगा वो एसिड कहलाएगा, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा वो बेस कहलाएगा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। और लास्ट बताए थे लेविस कंसेप्ट, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने वाला बेस लेविस बेस और लेने वाला लेविस एसिड। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन?
तो चारों कंसेप्ट में शिवम को कंफ्यूजन है। सर ले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कंसेप्ट में कंफ्यूजन है ना। ये देखो सामने स्क्रीन पे आ गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्क्रीन शेयरिंग हो रही है ना। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फिर से एक बार बता देते हैं, हालांकि ये 10th क्लास में पढ़ने वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि जब कोई कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है वो भी पढ़ेंगे हम लोग अभी आगे, और आयनिक बॉन्डिंग, दो टाइप की मेन बॉन्डिंग होती है। तो इलेक्ट्रॉन का जब पूरी तरह से ट्रांसफर होता है, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने लिया, तो सोडियम पे प्लस चार्ज आ गया, क्लोरीन पे माइनस चार्ज आ गया। तो 9th क्लास में पढ़ाया है वो चीज है। 9th क्लास में आयंस बताए थे ना। तो आयंस कैसे बनते हैं? जब कोई एटम, तुम्हारे टीचर बताए होंगे, 8th में भी तो कोई ना कोई टीचर केमिस्ट्री पढ़ाए होंगे, वो बताए होंगे आयंस। 9th क्लास में आयंस पढ़ना है। 8th में तो आप ही थे। अरे 9th की हम बात कर रहे हैं, 8 में नहीं। तो 9th में सुबह अच्छा छोड़ो, हो गया। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो केटायन कहलाएगा। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उस पर निगेटिव चार्ज आएगा, वो एनायन कहलाएगा। और उन दोनों के बीच में आपस में एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। बॉन्ड यानी कि फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। लेकिन अगर दोनों ही, अब जनरली क्या होता है कि अगर मेटल है और एक नॉन मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन अगर दोनों ही नॉन मेटल हो तब फिर देने वाला कोई नहीं है, दोनों लेने ही वाले हैं, तब उनके बीच में लेन देन नहीं होगा, शेयरिंग होती है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये नाइट्रोजन है, एक नॉन मेटल है, और ये 3 हाइड्रोजन है। इनके बीच में आपस में एक बॉन्ड बनती है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, क्योंकि नाइट्रोजन के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको 3 और चाहिए। तो ये तीनों हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आते हैं और इनके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है। लेकिन चूंकि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन था, जैसे हम इसमें ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करते हैं, ये हमारा है नाइट्रोजन, इसके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में। इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, पिछले वीक में हम लोग डिस्कस किए थे, 7 होता है। तो इसके फर्स्ट सेल में 2 और सेकेंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये नाइट्रोजन जो है, 3 हाइड्रोजन एटम आते हैं, तीनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के साथ शेयर करते हैं, और इनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड, एक्चुअली 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, और ये बन जाता है NH3। लेकिन इस पूरे बॉन्डिंग में आप ध्यान दोगे कि ये वाला जो एक सेकंड थोड़ा कलर चेंज करें इसका, ये वाला जो पेयर दिख रहा है इलेक्ट्रॉन का, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है ऊपर में, यहाँ पे आपको अभिनव कुमार 10 से, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन, और ये आपको एरो एक दिखाया गया है कि बोरोन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इन इलेक्ट्रॉन को वो अपने इलेक्ट्रॉन के रूप में यूज कर रहा है, उसका है नहीं, वो सिर्फ यूज कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि चूंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनर कौन है, NH3 है, तो ये लेविस बेस कहलाएगा, और उसका एक्सेप्टर कौन है, तो BF3 यानी बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, तो ये लेविस एसिड कहलाएगा। लेविस एसिड और लेविस बेस जब भी होंगे जोड़ी में होंगे। जैसे आप मैथ बनाते हो तो रेशनलाइज करने का क्वेश्चन आता है, जैसे 1/√3 + √2 है, तब क्या करते हैं, √3 + √2 नीचे में है तो ऊपर नीचे √3 - √2 से मल्टीप्लाई करते हैं रेशनलाइज करने के लिए, तो वो उसका कंजुगेट कहलाता है। √3 - √2 क्या कहलाता है, √3 + √2 का कंजुगेट कहलाता है, यानी पेयर, जिससे कि वो सिंप्लीफाई करके वो इंटीजर में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये अगर NH3 लेविस बेस है तो इसका पेयर कौन है, BF3, यानी कि ये अगर लेविस बेस कहलाएगा, LB लिखते हैं हम इसको शॉर्ट में, तो ये जो है आपका कंजुगेट लेविस एसिड कहलाएगा। तो ये हमेशा कंजुगेट में रहते हैं, यानी जोड़ी में रहते हैं, एक बेस होगा तो दूसरा एसिड होगा, और ये आपस में जुड़ के फिर ये कंपाउंड बना रहे हैं। क्लियर? यस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग 4 कंसेप्ट पढ़ लिए। अब आपको 3 बीकर में दे दिए गए, एक में प्योर वाटर है, सपोज डिस्टिल वाटर है, एक में सल्फ्यूरिक एसिड है, और एक में कास्टिक सोडा है।
तीनों ही ट्रांसपेरेंट, यानी कि देखने में तीनों ही एक ही जैसे लगेंगे। तो अभी हम जितना पूछ रहे हैं उसी पे ध्यान देना है, उससे ज्यादा अपने मन से नहीं बताना है। अब आप जो 4 मेथड पढ़े हैं, वो चाहे सावर टेस्ट वाला हो, बीटर टेस्ट वाला हो, या फिर H+ आयन OH- आयन वाला हो, या प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर हो, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो, इन चारों कंसेप्ट को यूज करके क्या आप बता सकते हैं कि उनमें से कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन न्यूट्रल वाटर है? सबके लिए क्वेश्चन है, सभी लोग में से कोई भी आंसर दे सकता है। सर रिपीट करें नहीं। क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा है कि आपने 4 मेथड पढ़ा, 4 कंसेप्ट पढ़े एसिड बेस के। पहला है कि सावर अगर है टेस्ट में तो एसिड होगा, बीटर अगर टेस्ट में है तो बेस होगा। दूसरा कंसेप्ट है कि H+ आयन देगा वाटर में डिजोल्व होके तो एसिड होगा, OH- देगा तो बेस होगा। तीसरा है कि प्रोटॉन देगा तो एसिड होगा, प्रोटॉन लेगा तो बेस होगा। चौथा है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो बेस होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा तो एसिड होगा। अब आपके पास 3 ग्लास हैं, शीशे के ग्लास हैं। एक में वाटर भरा हुआ है, एक में एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, एक में कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। तीनों ही ट्रांसपेरेंट हैं, कलरलेस है, ओडरलेस भी मान लेते हैं कि है। तीनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, आपको पता नहीं किसमें क्या है। तो क्या आप उन चारों मेथड में से किसी मेथड को यूज करके बता सकते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन वाटर है? नो सर। नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हम टेस्ट करने चले तो हो सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड ही पहले मिल गया और उसको टेस्ट कर लिए तो फिर कुछ और टेस्ट करने के लायक नहीं रहेंगे। हो सकता है कि जिंदगी भर कुछ टेस्ट करने के लायक नहीं रहे। दूसरा है डिजोल्व करके वाटर में, तो वाटर में डिजोल्व करके आपको आयंस दिखेंगे। जब एटम नहीं दिखते तो आयन कहाँ से दिखेंगे? और जब एटम नहीं दिखेंगे, आयंस नहीं दिखेंगे, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ से दिखेगा? तो ये चारों मेथड को यूज करके आप पता नहीं कर सकते कि कौन एसिड है और कौन बेस है। एक्चुअली ये सारे जो हैं ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हो गए। अब उनको पता करने के लिए आपको कुछ एडिशनल सब्सटेंस की जरूरत पड़ेगी। जैसे एक सिंपल लिटमस पेपर ले लेते हैं, ब्लू लिटमस पेपर तीनों में डालेंगे, जिसमें वो रेड हो जाएगा वो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अब आपके पास रेड लिटमस बच गया, यानी वही ब्लू जो रेड हो गया वो फिर अब उसको बाकी जो 2 बीकर बच गए, एक तो एसिड वाला हो गया कंफर्म कि वो एसिड है, उसको हटा दिए किनारे, लिख दिए कि ये एसिड है भाई। अब बाकी 2 ग्लास बचे हुए या बीकर बचे हुए हैं, तो उस रेड लिटमस को दोनों में डालेंगे, जिसमें ब्लू हो जाएगा, यानी कि वो बेस हो गया, कास्टिक सोडा हो गया। और जो तीसरा बच गया जिसमें ना ब्लू से कोई असर पड़ा ना रेड से कोई असर पड़ा, तो वो वाटर हो गया। तो ऐसे एडिशनल सब्सटेंस जो अपना खुद का, सॉल्यूशन का नहीं, खुद का कलर या ओडोर यानी गंध को चेंज करके बताते हैं कि फलाना सब्सटेंस एसिडिक है, फलाना सब्सटेंस बेसिक है या न्यूट्रल है, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं इंडिकेटर्स। हम लोग का आज का पहला टॉपिक यही है, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर का मतलब ही होता है सूचक। जैसे गाड़ियों में आपका इंडिकेटर लगा होता है कि आप रेड लाइट जल गया पीछे का टेल लाइट, यानी कि गाड़ी रुकने वाली है, या लेफ्ट टर्न का लाइट जल गया, राइट टर्न का लाइट जल गया, तो वो सूचक है पीछे वाली गाड़ियों के लिए कि भाई आपको अलर्ट हो जाइए, गाड़ी इधर मुड़ेगी या रुकेगी। तो उसी तरह से वो फिजिकल इंडिकेटर्स हो गए। और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं लिटमस पेपर या उसके आगे भी और बात करेंगे, तो दीज आर केमिकल इंडिकेटर्स सिंपली, या इनको एसिड बेस इंडिकेटर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं या एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड केमिकल इंडिकेटर्स और एसिड बेस इंडिकेटर्स। अब आपका डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, द सब्सटेंस विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस बाय चेंजिंग देयर कलर और ओडर, और ओडर मतलब व्हाट, स्मेल, आर कॉल्ड केमिकल इंडिकेटर्स और एसिड बेस इंडिकेटर्स। कौन कौन से हैं मेन आपके? तो लिटमस सॉल्यूशन या पेपर, पेपर हम लोग लोअर क्लासेस में यूज करते हैं, आगे जाओगे ऊपर हायर क्लासेस में तो लिटमस सॉल्यूशन यूज होता है। वो क्या होता है अभी हम लोग उसके बारे में आगे बात करते हैं। टर्मरिक सॉल्यूशन ये घर पे हम लोग आराम से मिल जाएगा। जैसे आप देखते होंगे ये रक्षा कहलाता है धागा, रक्षा धागा, जो हम लोग हिंदू धर्म में पूजा वूजा के समय पंडित जी लोग बांध देते हैं। तो ये आजकल तो सिंथेटिक आने लगा है, कलर सब पहले ही से आता है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल होता है मतलब जो विधान बोलता है हम लोग का शास्त्र,
कॉटन का, प्योर सूती का होना चाहिए, और उसको हल्दी से रंग करके बांधा जाता है। यानी वो जब बांधेंगे उस समय कैसा रहेगा, किस कलर का रहेगा? येलो। येलो। अब क्योंकि वो टर्मरिक हमारा जो हल्दी है वो येलो कलर का है, अब जैसे ही हम लोग अगले दिन नहाने जाते हैं तो देखोगे कि वो येलो से रेड हो गया। यानी कि उसका जो कलर है, जो एक्चुअली वो धागे का कलर नहीं चेंज हुआ, टर्मरिक चूंकि बेसिक सब्सटेंस है, तो वो जो एसिडिक सब्सटेंस है, और जो सोप में बेस है उसके साथ रिएक्शन करके वो रेड हो जाता है। तो टर्मरिक सॉल्यूशन को हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए एसिड बेस इंडिकेटर। उस तरह से और भी, जैसे हमारे यहाँ चाइना रोज जिसको उड़हुल का फूल बोलते हैं, उसका इंडिकेटर बना सकते हैं हम लोग। और कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स में जो लेबोरेटरी में ही मिलते हैं, मिथाइल ऑरेंज है, फेनोप्सिलिन है, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स जिनका गंध चेंज होता है। अब क्लोव ऑयल है, लौंग का तेल, लौंग की तेल की इतनी तीखी गंध होती है कि आपको अगर लौंग का तेल को किसी रूम में एक कोने में खोल दो तो पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाएगी। वो आप खुशबू मानिए या अच्छा नहीं लगे तो बदबू मानिए, लेकिन वो खुशबू की तरह ही है, एक सिग्नेचर स्मेल होता है उसका। जैसे आप टूथपेस्ट भी बहुत सारे हैं, उनको स्मेल करोगे तो उसमें से भी उसका खुशबू आता है, थोड़ा बहुत एसेंस डाला हुआ है। अब जितने भी हमारे प्लांट के प्रोडक्ट हैं जो इंडिकेटर के रूप में यूज होते हैं, उन सब में एसिड होता है, एसिडिक सब्सटेंस होता है, तो वो बेस के साथ रिएक्शन करके अपना कलर या ऑडोर चेंज करते हैं। एसिड करके नहीं करेंगे क्योंकि उनमें तो खुद एसिड है। तो एक्चुअली में जो भी इंडिकेटर काम करते हैं, आप जान लो, अच्छे से लिख लो, कब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है कि किस थ्योरी पे काम करते हैं। तो ये सारे काम करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की थ्योरी पे। अगर वो एसिडिक है तो बेस में जाके न्यूट्रलाइज होगा, अगर वो बेसिक है तो एसिड में जाके न्यूट्रलाइज होगा और कलर या ऑडोर उसका चेंज होगा। तो ये हो गए आपके इंडिकेटर्स के मेन कुछ एग्जांपल्स। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर्स, यानी इंडिकेटर्स के टाइप्स। तो पहला बेसिस है कि कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, अकरेंस। तो उस आधार पे दो टाइप के इंडिकेटर्स हो गए, नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। वैसे इंडिकेटर्स जो प्लांट्स या उनके प्रोडक्ट से प्राप्त होते हैं उनको नेचुरल इंडिकेटर्स बोलेंगे। लिटमस सोल्यूशन, लाइचेन नाम का एक बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे, थाइलोफाइटा ग्रुप का एक प्लांट होता है लाइचेन। तो उस लाइचेन प्लांट के पत्तियों से वो इंडिकेटर बनता है, लिटमस सोल्यूशन बनता है। और उससे कैसे लिटमस पेपर बनता है वो हम लोग बताएंगे अभी थोड़ी देर में। टर्मरिक सोल्यूशन, टर्मरिक चूंकि हल्दी जो है वो प्लांट का प्रोडक्ट है। क्लोव ऑयल, हाइड्रांजिया प्लांट लीव्स, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ओनियन पील्स एक्सट्रैक्ट, ये सारे हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। सिंथेटिक में अभी आपको मेनली दो ही जानना है, एक है मिथाइल ऑरेंज, दूसरा है फेनोप्सिलिन। तो ये चूंकि लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं इसलिए इनको सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। अब आते हैं कलर या ऑडोर चेंज करने के आधार पे। तो जो इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करते हैं अलग अलग मीडियम में, उसको बोलते हैं जनरल इंडिकेटर्स। तो आपके कलर चेंज करने वाले मेन इंडिकेटर्स हो गए लिटमस सोल्यूशन, टर्मरिक सोल्यूशन, हाइड्रांजिया प्लांट लीव्स, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, मिथाइल ऑरेंज, फेनोप्सिलिन। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी आता है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, अगर क्लास चल रहा होता है रेगुलर तो हम लोग उसको लैब में देखते भी। यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी सारे ये सोल्यूशन में काम करता है, बाकी के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। और दूसरा इंडिकेटर है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी मतलब कि जो अपना ओडोर यानी गंध चेंज करेगा। ओ फॉर ऑल्फैक्टरी लिखा हुआ है और ओ फॉर ओडोर। तो ये इसी से याद रखना है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब वो जो अपना ओडोर या स्मेल चेंज करेगा अलग अलग मीडियम में। तो उसमें क्लोव ऑयल हो गया, वेनिला एसेंस हो गया, ऑनियन पील एक्सट्रैक्ट हो गया। वेनिला एसेंस जैसे बहुत सारे चीजों में, फूड प्रोडक्ट्स में खास करके देखोगे तो एसेंस लिखा होता है। एसेंस मतलब उस प्रोडक्ट का सिर्फ थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्ट डाल के उसका फ्रेग्रेंस को उसमें यूज किया जा रहा है। यानी कि जैसे आप एक टॉफी खा रहे हो, लीची वाली 50 पैसे की मिलती है, लीची का, बनाना का, गुआवा का, सबका टेस्ट होता है उसमें अलग अलग में। तो ऐसा नहीं कि उसमें वो लीची डाला हुआ है, वो सिर्फ उसका एक्सट्रैक्ट डाल करके, एसेंस डाल करके उसमें सिर्फ वो स्मेल टेस्ट लाया गया। तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स उसमें काम करते हैं जो गंध चेंज करेगा। यहाँ तक में किसी कोई कंफ्यूजन टाइप ऑफ इंडिकेटर्स में?
और कोई क्वेश्चन नहीं इसमें? सर। कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ जी। सर अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को मतलब उसने लिटमस पेपर का सल्फ्यूरिक एसिड में डाले तो सल्फ्यूरिक एसिड उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर देगा, जला नहीं देगा? नहीं, बताते हैं क्यों नहीं करेगा। आप जब लिटमस, पहले तो ये अभी हम इसीलिए पूछे कोई क्वेश्चन, लिटमस पेपर कैसे बना, ये क्वेश्चन हम बोले कि बताएंगे अभी, तो तुम लोग पूछे नहीं कि सर लिटमस पेपर कैसे बनेगा। एक्चुअली जो लाइचेन प्लांट है उसकी जो पत्तियां हैं उसको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद उसका वाटर में सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो आपको पर्पल कलर का सॉल्यूशन बनता है। अब वो पर्पल कलर का सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है, अब उसको अगर किसी एसिड में डाल देंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। यानी उसमें कोई एसिड डाल दें, जैसे हमारा लाइचेन प्लांट का सॉल्यूशन बन गया पर्पल कलर का, उसको हम 2-3 बाउल में अलग अलग थोड़ा थोड़ा रख लिए, और एक में थोड़ा सा एसिड डाल दिए, एक में थोड़ा सा बेस डाल दिए। तो जिसमें एसिड डाले वो रेड कलर का हो जाएगा, जिसमें बेस डाले वो ब्लू कलर का हो जाएगा। अब पेपर के स्ट्रिप्स काट काट करके छोटे छोटे, और उन दोनों वेसल्स में अलग अलग सोकिंग के लिए, उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए डाल दिया जाएगा, फूलने के लिए। पेपर का जो स्ट्रिप्स है वो उस केमिकल को, लाइचेन प्लांट जो रेड और ब्लू हो चुका है एक्चुअली, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब वो जब सूख जाएगा, वो पेपर जब सूख जाएगा तो वही आपका लिटमस पेपर हो गया। अब आपका जो रेड लिटमस पेपर है उसमें एक्चुअली क्या लगा हुआ है पहले से? उसमें पहले से एसिड लगा हुआ है, क्योंकि लाइचेन प्लांट का जो सॉल्यूशन था उसमें आपने क्या डाला था? एसिड। तो वो एसिडिक है पहले से, तो उसको जब बेस में ले जाएंगे तब वो न्यूट्रलाइज होकर के ब्लू हो जाएगा। और जो ब्लू कलर का पहले से आपका ये सॉल्यूशन है, पेपर है लिटमस पेपर, वो उसमें ऑलरेडी बेस पहले से डिसॉल्व है, तो वो जब एसिडिक सॉल्यूशन में ले जाएंगे तब वो जा करके रेड हो जाएगा। तो ये आपका पूरा जो काम कर रहा है, जो केमिकल उस पेपर में है वो सिर्फ रिएक्शन करता है, पेपर रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो जैसे लिटमस पेपर को हम लोग ले जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, तो पेपर में जो केमिकल है वो रिएक्शन करके कलर चेंज हो जाएगा। अब पेपर, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो हम लोग यूज करते हैं लेबोरेटरी में खास करके, तो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड यूज करते हैं, क्योंकि अगर एक्सीडेंटली कभी गिर भी गया तो डैमेज कम से कम होगा। अगर पूरी तरह से ज्यादा कंसंट्रेटेड रहेगा एसिड तो वो पेपर को आपको टेम्पर कर देगा, यानी कि पेपर का कलर भी चेंज हो सकता है काफी देर तक उसको डाल के रखेंगे तो रिएक्शन करे। एक्चुअली रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, हमारे स्किन पे पड़ेगा सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या रिएक्शन होगा बताओ लोग? बहुत सारे फिल्म देखे होंगे लोग, एसिड अटैक और न्यूज में। सब बर्न कर जाएगा, कोरोसिव होता है, कोरोजन हो जाएगा स्किन का। ये कोरोजन कैसे होता है? आपकी स्किन कैसे जलता है पता है? जब फायर आपके स्किन में लगता है बॉडी में, तो आपके बॉडी के अंदर जो भी वाटर है 60-70% जो भी वाटर है और जो भी लिक्विड मटेरियल्स है उसको वो वेपराइज करता है, और वो वेपर के फॉर्म में आपके बॉडी से निकलेगा। तो जितना देर तक वो निकलेगा उतना देर तक आपको उस फायर का असर कम होगा, एक्सट्रीम पे नहीं पहुंचेगा, और जैसे वो पूरा निकलने लगेगा तब आपका उसका जलने का असर और ज्यादा होगा। अब सपोज कि स्किन पे भगवान न करेगा सल्फ्यूरिक एसिड गिर गया तो क्या करेगा, वहां का जो भी मॉइस्चर है या जो भी वाटर पोर्शन है उसको खींचेगा, तो क्या होगा, उस सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और वहां का जो स्किन है पूरी तरह से बर्न हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। अब सिंपल सा एग्जांपल है, शुगर के जो दाने हैं, चीनी के जो दाने हैं, उस पर अगर सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हो तो वो ब्लैक हो जाता है। अब शुगर ब्लैक कब होता है? सल्फ्यूरिक एसिड भूल जाओ, अगर शुगर को हमको ब्लैक करना है, शुगर के दाने व्हाइट होते हैं क्रिस्टल, उनको ब्लैक करना तो क्या करना पड़ेगा? तो बर्न करना पड़ेगा। तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड डालने से भी वो बर्न हो गया। क्यों बर्न हो गया? क्योंकि बर्न करने में जो उसके अंदर का वाटर इवेपोरेट होगा वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड इवेपोरेट कर दे रहा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो हमारे जिस भी सब्सटेंस पे जाता है वो उस अंदर के वाटर को डिहाइड्रेट कर देता है। तो अगर पेपर को बहुत देर तक रखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में तो वो डिहाइड्रेट कर देगा और पेपर बर्न भी हो सकता है, लेकिन वो तब होगा
जब पेपर ज्यादा हो और सल्फ्यूरिक एसिड कम हो और वो डाइल्यूटेड नहीं हो, कंसंट्रेटेड हो। अगर डाइल्यूटेड ज्यादा होगा तो पेपर को कुछ ना कुछ वाटर का अमाउंट उससे भी मिलता रहेगा। चलो, अब ये हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म है, इसको जरूर से आप लोग अपने फेयर कॉपी में नोट करोगे। ये सारे इंडिकेटर्स जो भी कॉमन हम लोग यूज करते हैं उन सारे का एक टेबुलर फॉर्म में टाइम हम लोग के पास 40